Good morning, students. In our last video, we discussed the main contents of the chapter Globalization and Indian Economy. What were the main contents? Production across countries, interlinking production across countries, foreign trade and integration of markets, what is globalization, factors that have been enabled globalization, World Trade Organization, impact of globalization in India, and the struggle for a fair globalization. Today, we will discuss production across countries and interlinking production across countries. But before starting them, we will discuss some important terms. So let us start. First important term is multinational company or corporation. मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेशंस किसको बोलते हैं? एक ऐसी कंपनी जो दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपना जो गुड्स है या अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोड्यूस करती है और उनको लोगों को प्रोवाइड करती है. दैट कंपनी इज़ नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी. इसकी एक बार रीडिंग करते हैं. द कंपनीज और कॉरपोरेशंस विच हैव देयर बिजनेस इन more than one country are called multinational corporation or MNCs. For example, Pepsi, Nike, Apple, Microsoft, etc. The next one is investment. The money that is used to assemble the factors of production such as land, building, machinery, etc. are called investment. इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? 9th क्लास में हमने जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स थे उनको स्टडी किया था. ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उनको असेंबल करते हैं और उनको असेंबल करने के लिए जो भी मनी हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किसी फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा या फॉरेन कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री में की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मेड इन दी कंट्री बाय ए मल्टीनेशनल कंपनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम अदर कंट्रीज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जांपल, पेप्सी या कोक कंपनी है, वो किसी बाहर की कंट्री की कंपनी है. जब वो कंट्री हमारी कंट्री में आके पैसा लगाती है या अपनी कोई ब्रांच ओपन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक ऐसे ही तरह ही हमारी कंट्री की कोई कंपनी जैसे क्या है, टाटा है या आपकी इन्फोसिस है, अगर ये कंपनी बाहर जाके कहीं क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उस कंट्री के कंटेक्स्ट में उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड. द ट्रेड और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ अमंग द डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. एक ऐसा ट्रेड जो दो या दो से कंट्रीज़ के बीच में गुड्स और सर्विसेज के रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड. देयर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. जब हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं और उनको सेल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट. ठीक है, ठीक ऐसे ही जब हम किसी बाहर की कंट्री का कोई प्रोडक्ट क्या करते हैं, अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक. टुडेज और फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़. इस टॉपिक को समझने के लिए एक वेल नोन कंपनी का एग्जांपल लेते हैं. आप सब ने नोकिया के जो फ़ोन है उसके बारे में तो सुना ही होगा. अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको डिस्कस करते हैं. जो नोकिया मोबाइल है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कहाँ पे होती है, यूएसए के अंदर. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन यूएसए. ठीक है, जैसे बेसिकली तो कंपनी कहाँ की है, फिनलैंड की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है और जिसके जो कंट्रोलिंग पावर है वो कहाँ पे है, फिनलैंड में. ठीक है, इसके जो अलग अलग गैजेट्स होते हैं वो कहाँ पे असेंबल किए जाते हैं, इंडिया में और चाइना में. इसका जो हार्डवेयर है वो कहाँ पे तैयार होता है, चाइना में.
इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से तैयार होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में भी और यूएसए में भी। तो ये जो कंपनी है ये अलग अलग कंट्रीज़ की लोकेशन को अपने प्रोडक्शन के लिए क्यों यूज़ करती है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में जो अलग अलग प्रोडक्शन है फैक्टर के वो बिल्कुल लीस्ट कॉस्ट पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी क्या है अच्छी कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है। जो आपके रॉ मटेरियल है इसके प्रोडक्शन के लिए वो कहाँ पे अच्छा मिलता है, चाइना में अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ जो असेंबलिंग लोकेशन है वो कहाँ पे फेवरेबल है, इंडिया में। तो जो इसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं कहाँ पे हैं, चाइना में, लेकिन वो असेंबल कहाँ पे होते हैं, चाइना में और इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, अलग अलग लोकेशन को यूज़ करके अपनी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की उसको 70 to 80% क्या करती है, रिड्यूस करती है और अपने प्रॉफिट को क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो कैसे प्रोडक्शन करती हैं। वो प्रोडक्शन कैसे करती हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में उनका प्रोडक्शन नहीं होता, वो अलग अलग कंट्रीज़ की लोकेशन को यूज़ करती हैं क्या करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है अलग अलग कंट्रीज़ में किसी कंपनी का, उसके मल्टीनेशनल कंपनी को क्या बेनिफिट होते हैं। सो लेट अस सी बेनिफिट्स बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ क्वालिटी एंड चीप लेबर। अब जो आपकी नोकिया की कंपनी है या आपकी एप्पल है, ठीक है, तो ये कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करती हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे उनकी कंट्री के कंपैरिजन में जो लेबर होती है वो चीप रेट के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। सपोज़ करो यहाँ पे कोई आदमी एक दिन काम करने के 500 या 600 रुपये लेता है, अगर वही काम सेम यूएसए में किया जाएगा तो उसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपये क्या किए जाएंगे, चार्ज किए जाएंगे। तो इस तरह से चीप लेबर को यूटिलाइज़ करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जो अलग अलग कंट्री में क्या करती हैं, अपना प्रोडक्शन करती हैं, उससे वो अपनी 70 to 80% जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की उसको रिड्यूस करती हैं और इससे उनका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज़ होता है। सेकंड जो बेनिफिट होता है उनको लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा इसी में इंक्लूड हो चुका है। वाइडर मार्केट, ठीक है। अब इंडिया की कोई कंपनी है, सपोज एशियन पेंट्स है, एक तो उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने ही कंट्री की मार्केट में क्या करें, चीज़ों को सेल करें। लेकिन जब वही कंपनी क्या करेगी, यूएसए में, फिनलैंड में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी तो उनको अपनी डोमेस्टिक मार्केट यानी अपने ही देश की जो मार्केट है उससे बाहर निकलकर भी अपने सामान को बेचने का मौका मिलता है। तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दी लोकल कंपनी टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज़। नेक्स्ट वन इज़ बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि जिस लोकेशन को वो कंपनी यूज़ कर रही है अपने रॉ मटेरियल के लिए तो वहाँ पे मटेरियल क्या है, चीप भी है और अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल प्रोडक्शन नियर दी मार्केट, बिल्कुल। अब इंडिया और चाइना है, दोनों की अगर पॉपुलेशन को हम क्या कर दें, इंक्लूड कर दें, तो दोनों की पॉपुलेशन लगभग कितनी है, 40%, ठीक है। तो कोई कंपनी अगर इंडिया और चाइना में अपना सामान क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो इट मीन्स क्या है, उनकी जो 40% मार्केट है वो उनकी नियर बाई लोकेशन में, यानी उनको उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा जो चार्ज है उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जब वो अपने प्रोडक्शन को अलग अलग कंट्रीज़ में क्या करती है, ऑपरेट करती है, इससे उनको क्या मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक देश की कंपनी जब दूसरे देश की कंपनी जब तीसरे में जाके क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उससे प्रोडक्शन क्या होता है, इंटरलिंक होता है। प्रोडक्शन इंटरलिंक तो होता ही है क्योंकि वो कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग कंट्रीज़ के जो अलग अलग फेवरेबल फैक्टर्स हैं उनको यूटिलाइज़ कर रही है और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो हम किसकी बात करेंगे, इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन जो इंटरलिंक होता है, यानी एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, उससे मल्टीनेशनल कंपनी को और उसके साथ साथ
जो वहाँ की कंपनीज़ हैं उस लोकल लोकेशन की जो वो हैं आपकी कंपनीज़, उनको क्या बेनिफिट होता है, क्या उनको डिसएडवांटेज होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक कंट्रीज़, यानी कि जब बाहर की कंपनी हमारी कंट्री में आके पैसा इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उस पैसे का क्या बेनिफिट होता है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, फर्स्ट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट है बेटा। अगर कोई कंपनी जैसे एप्पल है या नोकिया है, अगर उसने इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन की है तो डेफिनेटली उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की काम करने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। दूसरा, इट ब्रिंग्स फॉरेन कैपिटल एंड हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे हमारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल यानी जो बाहर के देशों की कैपिटल है वो बढ़ेगी। थर्ड वन, हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूज्ड रिसोर्सेज। जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं बट वो उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल। तो जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, वो उस कंट्री के अनयूज रिसोर्सेज को भी क्या करती है, यूज़ करती है अपने प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट वन, कस्टमर्स गेट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट ए कंपेरेटिवली लोअर प्राइस। जो कंज्यूमर होते हैं, यानी हम जब किसी चीज़ को क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो हमें क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। तो हमें क्या बेनिफिट होते हैं, किसके, एमएनसीज़ के। अब इंडिया में है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन के कंटेक्स्ट में क्या है, बहुत सारी कंपनी है जो इंडिया में क्या करती हैं, अपना प्रोडक्शन करती हैं और अपने गुड्स को क्या करती हैं, सेल करती हैं। ठीक, तो उसको हमें क्या बेनिफिट होता है, अगर सपोज़ करो मुझे कोई मोबाइल परचेज़ करना है और मेरी जो है बाइंग कैपेसिटी कितनी है, 10,000 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सभी कंपनीज़ के जो मोबाइल हैं उनके फीचर्स को कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, इससे उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन भी होता है। ठीक है, क्योंकि जिसका प्रोडक्ट रीज़नेबल रेट के ऊपर क्या होगा, बेटर होगा, उसी कंपनी के जो मोबाइल हैं उसको लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो इससे कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट होता है क्योंकि कंपटीशन से उनको जो प्रोडक्ट्स हैं सेम क्वालिटी के वो लोअर प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कंट्रीज़ रेवेन्यू बाय वे ऑफ टैक्स। जब कोई कंपनी बाहर की है जो भी, तो हमारी कंट्री में जब आके वो क्या करेगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो उसको टैक्स भी देना पड़ता है। तो इससे हमारा क्या होता है, जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन फॉर एमएनसी। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको इस चीज़ से क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन फॉर मल्टीनेशनल कंपनी और कॉरपोरेशंस। फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस स्ट्रिक्टली एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की होती है। क्यों, क्योंकि उनको जो वेल पेड कस्टमर्स हैं, यानी जिनके पास अच्छा फाइनेंशियल क्या है, उनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, एज द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन वन कंट्री द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस एंड हैंस कैन सेल एट ए लोअर प्राइस। बिल्कुल ठीक बात है। अब कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, अगर वो सेम प्रोडक्शन को यूएसए में करती है तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, हाई होती है। बट उसी चीज़ को वो इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या रहती है, काफ़ी लो रहती है। तो मान लिया कोई चीज़ मैं 100 रुपये में बनाता हूँ अपनी देश में, और दूसरे देश में जाके उसी चीज़ को मैं 50 रुपये में प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो 60 या 70 रुपये में बेचने में भी उसमें कोई नुकसान मुझे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर कंज्यूमर रिस्पॉन्स एज द गुड्स इज प्रोड्यूस्ड इन देयर लोकेलिटी। बिल्कुल, अब हमारे देश में कोई चीज़ क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, तो हम क्या करेंगे, उससे अवेयर होंगे और उसको परचेज़ करने के लिए भी हम क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक कंपनी। जो हमारे देश की कंपनी हैं उनको इस प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या बेनिफिट या क्या लॉस होता है। एडवांटेजेस टू लोकल कंपनीज़। बेटा इनके एडवांटेजेस को
समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो MNCs होती हैं वो कैसे दूसरे कंट्री में जाके प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, उसके 3 या 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया USA की या फिनलैंड की कोई भी बड़ी कंपनी है, वो क्या करती है, यहीं पे आके अपनी चीज़ों को क्या करती है, बनाती है, और उसके लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली अपने लेवल पे क्या करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है। दूसरा तरीका होता है कि यहीं की जो कोई लोकल कंपनी है उसके साथ वो क्या करती है, पार्टनरशिप करती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हीरो होंडा, ये 2 कंपनी के किससे बना है, इंटीग्रेशन से बना है। हीरो किसी और कंट्री की कंपनी है, होंडा किसी और कंट्री की कंपनी है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये होता है कि वो यहीं की लोकल कंपनीज के साथ क्या करती है, पार्टनरशिप करती है, और फिर इकट्ठे मिलके वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तीसरा जो आपका तरीका होता है वो क्या करती है, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है वो किसी लोकल कंपनी को, जो फेमस कंपनी है, उसको क्या करती है, परचेज़ करती है और उसके नाम से फिर अपना सामान बनाती है। वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उस कंपनी की पहले से ही क्या है, उस कंट्री के अंदर मार्केट है। ठीक है, तो उस मार्केट का क्या करती है, वो बेनिफिट उठाती है। फोर्थ जो प्रोसेस होता है क्या करने का, प्रोडक्शन करने का, वो यहीं पे क्या करती है, लोकल प्रोड्यूसर्स को अपना सामान बनाने के लिए ऑर्डर करती है। जैसे जितने भी आपकी जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, स्पोर्ट्स की, रिबॉक है, नाइकी है, एडिडास है, ये कंपनीज खुद प्रोडक्शन नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं, यहीं के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ऑर्डर प्लेस कर देती है अपना सामान बनाने के लिए। वो उनको एक स्पेसिफिक साइज़, स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक शेप क्या क्या करती है, डिज़ाइन उनको हैंडओवर करती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है लोकल प्रोड्यूसर उनको क्या करना पड़ता है, अपना सामान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, अब कोई कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट करी, चाहे वो पार्टनरशिप के थ्रू, चाहे वो ऑर्डर प्लेस करने के थ्रू, तो इससे लोकल कंपनी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट इफ़ेक्ट ये रहेगा, जब भी पार्टनरशिप होगी किसकी, मल्टीनेशनल कंपनी की किसी लोकल कंपनी के साथ, तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करेगी, अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आएगी। इससे जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं उनको क्या होगा, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिलेगी। हमारे देश में क्या है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट उनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल हो तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको क्या बेनिफिट हुआ, फर्स्ट बेनिफिट ये हुआ कि दे विल हैव एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो बेनिफिट है वो क्या होगा, जो MNCs होती हैं वो किससे होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज से, और नेचुरली उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी हमसे बेटर होती है। तो 2 तरह से बेनिफिट होते हैं लोकल कंपनीज़ को, एक तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे और दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तौर पे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो उसमें सिर्फ हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस फॉर द लोकल कंपनीज़। तो एडवांटेजेस सबको क्लियर हो गए, 2 मेन एडवांटेज हैं। एक तो क्या होगा, जो लोकल कंपनीज़ है उसको क्या मिलेगी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिलेगी, और उसके साथ साथ उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द topic for today very well. In next video we will discuss integration of market, and after that we will start globalization. Thank you, have a nice day.